से कोई चीज़ जिस्म में आ गई है तो हमारी एंटीबॉडीज़ स्पर्म को अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फिर उसको एग को फर्टिलाइज़ करने की कैपेबिलिटी खो देता है। तो ऑटो इम्यून सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ उस्मान, केयर होम्यो क्लिनिक मंडी बहाउद्दीन। आज हम जो टॉपिक अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं बहुत अहम टॉपिक है और शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पर मशवरा के लिए कॉल कर सकते हैं। जो टॉपिक जिस पे हम आज बात करने वाले हैं टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन, मर्द की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से औलाद ना होना। अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं या आपका कोई जानने वाला ऐसी सिचुएशन में है तो उसके साथ ये वीडियो भी लाजमी शेयर कीजिए, और इस वीडियो से जो है वो आपको इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन, या मर्द की किसी प्रॉब्लम की वजह से औलाद का ना होना। इसका इलाज का दावा बहुत सारे लोग करते हैं। इसका जो अच्छा इलाज किया जा सकता है, मेरी प्रैक्टिस और मेरे तजर्बे के मुताबिक, वो इसकी रीज़न की बुनियाद पर होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो रीज़न क्या होगी कि जो भी आपके सामने क्लिनिकल सिचुएशन आती है या टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं कि स्पर्म कम है या पस सेल्स हैं, तो उन चीज़ों का इलाज जो है ये रीज़न या वजह की बुनियाद पर इलाज नहीं है। वजह ये है कि अगर किसी में स्पर्म कम है तो उसकी वजह तलाश की जाए। होम्योपैथिक तरीके से जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है। इसी तरह अगर पस सेल्स हैं तो उसकी रीज़न तलाश की जाए। अगर उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो स्लगिश हैं, उनकी शेप नहीं ठीक, या इमोटाइल हैं, या और कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे जो है वो रीज़न तलाश की जाती है। होम्योपैथी में ये जो होम्योपैथी का एक प्लस पॉइंट है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो फिर हम वहाँ पे मियाज़मेटिक थ्योरी में चले जाते हैं, मियाज़ में चले जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब हम जो है वो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो वो मेडिसिन जो है वो बड़ा जल्दी इफ़ेक्ट करती है। ये जो मियाज़मेटिक थ्योरी है, होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स हैं या सीखने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये सीखना, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी प्रैक्टिस को जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर देता है। अगर आप मियाज़ थ्योरी को जो है वो समझ लेते हैं तो आप लोग जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स मियाज़मेटिक थ्योरी को लाजमी स्टडी करें, और इस तरह की जो केसेस हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें ज़रूर आप मियाज़मेटिक बेसिस पे इलाज किया करें। तो हम बात कर रहे थे कि स्पर्म अगर बिल्कुल नहीं है, एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, कम है स्पर्म या कंटेमिनेशन है, उसमें पस वगैरह है, तो उसकी वजह हमें कैसे मिलेगी। आप उसकी हिस्ट्री लें मरीज़ की। अगर कभी लाइफ में कोई चोट की हिस्ट्री है, सर की चोट है हो सकती है, टेस्टिस की चोट हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की, हराम मगज़ की चोट हो सकती है, और जेनिटल ऑर्गन्स की चोट हो सकती है, पेल्विक एरिया की चोट हो सकती है। अगर कोई इस तरह की हिस्ट्री जो है वो सामने आती है तो फिर आप उस बेस पे इलाज की तरफ जाएंगे। इसी तरह जो इनफर्टिलिटी में जो मेन काज एक आती है वो पस की आती है कि पस सेल्स हैं बहुत ज़्यादा न्यूमरस हैं या उनका काउंट आ रहा है। तो पस सेल्स क्यों हैं? क्या उसको यूटीआई इन्फेक्शन है कोई, या कोई एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का कोई इशू है, या उसके अंदर अब इसमें भी जो है वो मियाज़्म आ जाता है कि अगर वो अपना किसी भी कोई भी मियाज़्म अगर उसके अंदर एक्टिव है तो उसके जो है वो
उस मियाज़म की बेस पे आप इलाज करेंगे। मैं शॉर्टली 2 केसेस शेयर करने लगा हूँ। मेरे पास एक केस आया था, वो कोई 5 साल से इलाज करवा रहे थे और उनके जो है वो एक्टिव स्पर्म जो है वो बिल्कुल ज़ीरो थे, यानी जितने भी स्पर्म उनके आ रहे थे काउंट में वो सारे के सारे स्लगिश आ रहे थे, इमोटाइल आ रहे थे। मैंने जब केस टेकिंग की तो उनका सिफिलिस मियाज़्म सामने आया, तो फिर सिफिलिस मियाज़्म को मद्देनज़र रख के जब मैंने उनको ट्रीट किया तो 1 महीने के अंदर उनके जो ज़ीरो थे एक्टिव स्पर्म वो 25 पे चले गए। तो इस तरह से जो है वो फिर उनका केस अभी कंटिन्यू है। तो इस तरह से जब आप मियाज़्म की बेस पे, इसी तरह दूसरा केस मैं बता रहा था, वो पेशेंट मेरे पास आए, उनका कोई 23-24 साल से इलाज चल रहा था और उनके पास एक बच्चा था पहले और उसके बाद 23 साल तकरीबन उनके यहाँ वो नहीं था, औलाद नहीं थी। टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें पस जो है वो न्यूमरस आ रही थी और स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो, प्रोडक्शन ही ज़ीरो थी। तो केस टेकिंग के दौरान काफ़ी लंबा अर्सा उनका केस चला। तो केस टेकिंग के दौरान जो है वो उनका जो है वो साइकोसिस मियाज़्म सामने आया, तो फिर उसकी बेस पे जो है वो उन्हें ट्रीट किया गया। तो उनका भी केस जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गया। उनके पास उनकी जो है वो कम होना शुरू हो गई और स्पर्म रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो आप इसका इलाज जो है ना वो मियाज़्म की बेस पे होता है। होम्योपैथी में मियाज़्म के अलावा इस प्रॉब्लम को तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, और किसी प्रॉब्लम में अगर आप कर भी लेते हैं होम्योपैथी में तो इसके अंदर जो है वो मियाज़्म बहुत ज़रूरी है। कोई बाई चांस कोई केस किसी मेडिसिन से ठीक हो जाए, अदरवाइज़ जब तक आप मियाज़्म के मुताबिक नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं इसकी काज में। जो इनफर्टिलिटी की काजेज़ हैं उनमें हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट का आप हार्मोन्स का टेस्ट करवाते हैं या वैसे आपको महसूस होता है कि हार्मोन्स का इशू हो सकता है, तो हार्मोन्स की बेस पे आप इलाज करें इसका। उसके लिए भी हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं हार्मोन्स के लिए। तो उसके बाद जो है वो स्लगिश स्पर्म हैं या इमोटाइल हैं या डी शेप्ड हैं, तो वो भी आप जो है वो सिचुएशन के मुताबिक, मैं इस वीडियो में साथ मेडिसिन नहीं बता रहा, एंड पे मैं तो कुछ मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसमें जो रीज़न जिसको मैंने रीज़न बताया है उस रीज़न पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये केस। तो और मतलब काफ़ी सारी मेडिसिन जो है ना वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिनके अंदर से आपको गुजरना पड़ता है या आपको स्टडी करना पड़ती है या आपको अप्लाई करना पड़ती हैं। तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए जो है ना वो केस की स्टडी टोटली वो ज़रूरी है इसके लिए प्रिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद हमारा जो है वो एक इशू आ जाता है वेरिकोसील। किसी चोट की वजह से भी हो सकता है, पैदाइशी भी हो सकता है वेरिकोसील, जो नालियाँ आपकी टेस्टिस से स्पर्म को जिनके थ्रू मूव करता है उनमें अगर कोई रुकावट है तो वो भी, उससे भी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सारी सिचुएशन जो ऊपर बताई हैं वेरिकोसील से वो भी हो सकती हैं। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। जेनेटिक फैक्टर और कज़न मैरिज, इसको आप एक ही तरह से डील कर सकते हैं और इनका भी इलाज जो है वो होम्योपैथी में मौजूद है। और इन चीज़ों की वजह से अगर इनफर्टिलिटी है तो उसका भी इलाज जो है वो किया जा सकता है। उसके अलावा इसकी हिस्ट्री में कोई इंजरी या ट्रॉमा आ सकता है, और कुछ केसेस में जो है वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जल्दी फारग हो जाना, ये भी इसकी वजह बन सकता है, सबब बन सकता है। तो इसके मुताबिक इलाज किया जाएगा कि उसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन क्यों है। इसके पीछे भी कई वजूहात हो सकती हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, मास्टरबेशन की वजह से भी हो सकता है, एंड प्रैक्टिस की वजह से। और उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो भी इसकी रीज़न हो सकता है। तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा तो ज़ाहिर है वो बंदा सेक्सुअल एक्टिविटी के काबिल नहीं होगा जैसे होना चाहिए, तो फिर पहले उसका इलाज किया जाएगा, फिर उसका जो है वो सीमन एनालिसिस वो देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिकेशन
किसी भी बीमारी की बहुत ज़्यादा मेडिसिन लंबा अरसा इस्तेमाल की तो उस वजह से भी इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि उनकी वजह से कोई हार्मोनल इशू हो गया, या उन बीमारियों की वजह से जो है वो सीमन क्वालिटी पे कोई असर आ गया, स्पर्म वगैरह की क्वालिटी पे कोई असर आ गया, क्वांटिटी पे कोई असर आ गया, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद जो है ड्रग्स, नशे जितने भी हैं, या तंबाकू नोशी, सिगरेट वगैरह और चरस और शराब, ये चीज़ें, अल्कोहल, तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी रीज़न हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ केसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स या लाइफस्टाइल, उसके साथ भी इसको देखा जा सकता है, हिस्ट्री ली जा सकती है। अच्छा, उसके बाद एक अहम वजह जो होती है वो आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं उनमें। जैसे शुगर में होता है कि जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके ही सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ऑटो इम्यून सिचुएशन में, वो स्पर्म सेल्स को फ़ौरन बॉडी समझकर कि ये बाहर से कोई चीज़ जिस्म में आ गई है, तो हमारी एंटीबॉडीज़ स्पर्म को अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फिर उसको एग को फर्टिलाइज़ करने की कैपेबिलिटी खो देता है। तो ऑटो इम्यून सिचुएशन भी सामने आ सकती है। और कुछ केसेस में अनडिसेंडेड टेस्टिस की भी केसेस आए हैं सामने कि अनडिसेंडेड टेस्टिस की वजह से बच्चे का छोटी उम्र में कोई एक टेस्टिस जो है वो अंदर रह गया, वो डिसेंड नहीं हुआ, नीचे नहीं निकला, उसमें स्क्रोटम में नहीं आया, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। इसका भी बग़ैर ऑपरेशन के जो है हल होम्योपैथी में मौजूद है। और अगर छोटे बच्चों में कोई ऐसी सिचुएशन है कि पेरेंट्स, आप लोग अगर फील करते हैं कि हमारे बच्चे के जो टेस्टिस हैं वो एक है, दूसरा नहीं है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। बग़ैर ऑपरेट के जो है वो टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन काजेज़ थी, इनको मद्देनज़र रख कर अगर इलाज किया जाए तो बहुत अच्छा इलाज जो है वो मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन का मौजूद है। इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनमें अच्छा, एक फैक्टर मेरे ख्याल में मैं भूल गया हूँ कि स्ट्रेस का जो फैक्टर है ना, आजकल हमारी आम तौर पे जो शादियाँ हो रही हैं, तकरीबन अबाउट जो मेल की एज है वो 30 के करीब होती है। इस एज में अक्सर लोग जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। लोग जो नौजवान हैं हमारे, वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपना बिज़नेस जमाने की कोशिश में होते हैं और उनको माली परेशानियाँ होती हैं। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रेस है या इसके अलावा भी कोई स्ट्रेस है, तो होम्योपैथी में उसका इलाज जो है वो स्ट्रेस की बुनियाद पर होगा। यानी उसको किस किस्म का स्ट्रेस है, जैसे आप जो होम्योपैथ मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो, हमारे जो नए होम्योपैथ या स्टूडेंट्स जो है वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्ट्रेस के लिए होम्योपैथी के अंदर मुख्तलिफ़ मेडिसन है। जैसे कोई माली परेशानी में हम आर्सेनिक यूज़ करते हैं, किसी डेथ की वजह से, अगर किसी अपने अजीज़ की वजह से, पेरेंट्स की, कोई बेटा बेटी, कोई करीबी अजीज़, करीबी दोस्त, उसकी डेथ में जो है अगर उससे कोई इफ़ेक्ट आ गया है तो उसमें जो है वो हम मुख्तलिफ़ मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं, एसिड फास वगैरह। और तो इस ऐसी सिचुएशन जो है ना स्ट्रेस वाली, उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेस जो है वो इसको काज कर रहा है। तो होम्योपैथी जो तरीका है उसमें हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हिस्ट्री की बुनियाद पर ही हम उस रीज़न तक पहुंचते हैं जो इनफर्टिलिटी को काज कर रही है। तो इस सूरत में स्पर्म एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया या स्पर्म डी शेप होना, पस सेल्स होना, इनमें हमारी जो है काफ़ी सारी मेडिसिन है। कोबाल्ट नाइट्रिकम है, और इसके अलावा डामियाना है, अश्वगंधा है, तो मतलब मल्टीपल मेडिसन है, अगारिकस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, और इसका बड़ा अच्छा जो है वो इलाज किया जा सकता है। मैं स्पेसिफ़िक मेडिसन इसमें इस वजह से ही मैं नहीं बता पाया, जनरली बता दी कौन कौन सी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसन है। तो काज की बुनियाद पर जब तक इलाज नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब का हम मुनासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।